जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाला जो सीडीएस का पेपर है उसको टारगेट करते हुए, इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियोस इसमें इस सीरीज़ के तहत लाए जाएं, उन वीडियोस में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूं और प्रत्येक क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेलिंग हम अक्सर करते हैं, ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए वो क्वेश्चन, वो टॉपिक, उस तरीके से हम कवर करेंगे। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और भले ही ये मैं सीडीएस को टारगेट करके क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में तो हम हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट को भी साथ में देखेंगे, बट आने वाले वीडियोस में मैं क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दूंगा और सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को सेग्रीगेट भी कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे आपको जो ध्यान देना है वो ये कि आपको कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। बिकॉज मैं जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा, वो प्रत्येक पॉइंट या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया होगा या फिर एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके साथ में कॉपी पेन होना चाहिए, बिकॉज आप सारी चीज़ें, सारा इंपॉर्टेंट जितना भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ, वो चीज़ें आपको जरूर नोट डाउन करनी है। कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। क्वेश्चन का पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से होगा और ये क्वेश्चन मैंने खुद सेट किया। ज़्यादातर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर एक वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रखूंगा, बिकॉज जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में नहीं आया बट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को भी साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये पहला सवाल है, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वीडियो पॉज करना है, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। इसके बाद आपको खुद से सोचना है आंसर क्या होगा और इसके बाद एक्सप्लेनेशन सुननी है और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा मैं क्वेश्चन के साथ, उन चीज़ों को नोट डाउन भी करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन लेट डाउन द क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, किस कमीशन के द्वारा ये चीज़ें प्रस्तुत की गई। ऑप्शन है हमारे पास सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन, वर्गीज कमीशन या फिर चंद्रचूड़ कमीशन। सो इस वीडियो का आंसर आप वीडियो पोस्ट करके सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर, और ये चीज़ें हम कवर करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, जब आप इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा आता है सेंटर स्टेट रिलेशन का। सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन किस तरीके का हो और अलग अलग जो मुद्दे होते हैं इस सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच, इन चीज़ों को लेकर के कई बार कमीशन गठित की गई हैं। तो पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमीशन इससे संबंध रखती है। कई बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो सिविल सर्विसेज में बहुत बार इन कमीशन के नाम ही पूछ लिए गए हैं। तो मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ सेंटर स्टेट कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट कमीशन के बारे में। तो सबसे पहली कमीशन यहाँ पे है, वो है सरकारिया कमीशन। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि सरकारिया कमीशन कब प्रस्तुत की गई। स्टेट पीएससी में थोड़े कठिन टाइप के सवाल बनते हैं, जनरली ईयर पे फोकस किया जाता है, बट यूपीएससी के लिहाज से भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो 1983 में गठित की जाती है सरकारिया कमीशन, लेकिन ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत करती है, 1988 में। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो राज्य और केंद्र के बीच के संबंध जो हैं वो किस तरीके के हैं, इस चीज़ के बारे में इस कमीशन के द्वारा कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए। कुछ नहीं, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सुझाव प्रस्तुत किए गए। आई थिंक 247 रिकमेंडेशन दी गई थी, बट आपको केवल इंपॉर्टेंट वाले ध्यान रखने हैं। इस कमीशन का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाती है। परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का क्या मतलब है, अब आप खुद समझ सकते हैं। ऑब्वियसली इंटर स्टेट के जो संबंध हैं, यानी राज्यों के बीच या अंतर्राज्यीय परिषद के बीच और राज्य और केंद्र के बीच, इन चीज़ों के संबंधों के अध्ययन के लिए ये काउंसिल गठित की जाती है। आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल है 263, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए इंटर स्टेट काउंसिल किस कमीशन के आधार पर गठित की गई, किस कमीशन के सुझावों के आधार पर गठित की गई। तो सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन कब आई, 1983 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, 1988 में। लेकिन ये जो इंटर स्टेट काउंसिल बनी है, ये कब बनी है, 1990 में बनी है। ओके, यानी रिकमेंडेशन के 2 साल के बाद। देखिए, लिंकेज बना करके चलेंगे तो ईयर आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल ऑब्वियसली जब 88 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो 2 साल तो लगेंगे ही काउंसिल को सेटअप होने में। अच्छा, आर्टिकल क्या है, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 263।
और भी कुछ रिकमेंडेशन दिए गए, उन्हें भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई वो आर्टिकल 356 के संदर्भ में दी गई। आर्टिकल 356 किस चीज़ से डील करता है? कई बार मैंने वीडियोस में बताया है, 352, 356 और 360 इमरजेंसी वाले 3 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी से डील करता है, राइट। तो सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 356 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केवल एक्सट्रीम केसेस में ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यानी आर्टिकल 356 को, स्टेट इमरजेंसी को, बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट के जैसा, जब कोई ऑप्शन ना बचे तभी स्टेट के अंदर आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जाना चाहिए, राइट। और भी कई सुझाव दिए गए, जैसे कहा गया कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इन्हें और मजबूत बनाया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, राइट। इसके बाद एक और काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि बेसिकली जो यहाँ पे बातें हो रही है वो इस आधार पर है कि किस तरीके से सेंटर स्टेट के रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए, राइट। जैसे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया सरकारिया कमीशन के द्वारा, वो ये कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं इनका टर्म 5 ईयर का होना चाहिए, 5 ईयर का होना चाहिए, और मतलब जितना ज़्यादा प्रयास हो सके 5 ईयर रखने का, 5 ईयर रखने का प्रयास किया जाए, जब तक कि कोई कंपेलिंग सर्कमस्टेंस ना आए, राइट। तो रिकमेंडेशन की गई। ऐसे तो गवर्नर का टर्म 5 ईयर का ही होता है ऑब्वियसली, बट ये कहा गया सरकारिया कमीशन के द्वारा कि प्रयास करिए कि जनरली ये जो 5 ईयर का टर्म है ये डिस्टर्ब ना हो जब तक कि कोई कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेज ना आए। तो ये कुछ मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बताएं, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। 1983 में गठित हुई, 88 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करती है। इसी रिकमेंडेशन के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई। कब की गई? 1990 में। किस आर्टिकल से डील करता है ये? आर्टिकल 263। और कौन कौन से सुझाव दिए गए? पहला तो ये कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट के जैसे की जानी चाहिए, राइट। इसके अलावा गवर्नर के टर्म के विषय में कहा गया कि जो गवर्नर का टर्म है ये 5 ईयर का होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब एक्सेप्ट कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेज। ना दोस्तों, नेक्स्ट कमीशन पर बात करते हैं जो सेंट्रल स्टेट कमीशन के संदर्भ में है, पंछी कमीशन। पंछी कमीशन ये भी अगेन सेंट्रल स्टेट रिलेशन से डील करती है, ध्यान रखिए। आई थिंक सिविल सर्विस में पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बताइए कौन सी जो कमीशन है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से डील करती है। ऑप्शन में था पंछी कमीशन। और पंछी कमीशन कब गठित की गई? अब ये मैं ईयर क्यों बता रहा हूँ, आई थिंक सीरियस में क्वेश्चन पूछा गया था क्रोनोलॉजी के बेस पे। इन कमीशन के नाम दे दिए गए थे और आपको क्रोनोलॉजी बतानी थी। अब क्रोनोलॉजी वाले सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको ईयर पता हो, राइट। तो 2007 में हल्का ओवरऑल आइडिया भी अगर रहेगा कि पहले कौन आई बाद में कौन, तो आप काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो 2007 में सेटअप की जाती है मदन मोहन पंछी जी के द्वारा, राइट। या चेयरमैनशिप जो होती है वो मदन मोहन पंछी जी की होती है। और पंछी कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की बात करें, आई थिंक ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से था, डिस्पोजल ऑफ अ बिल रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए जो बिल रखी जा रही है, यानी ऑब्वियसली बिल पर प्रस्तुति के लिए, तो कितने महीने के भीतर इसका निपटारा किया जाना चाहिए, राइट, डिस्पोजल हो जाना चाहिए। तो आंसर है ऑब्वियसली 6 मंथ, राइट। तो ये रिकमेंडेशन भी दी गई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को यथासंभव मजबूत करना है, राइट। तो ध्यान रखिए ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि कौन सी जो कमीशन है वो सेंट्रल स्टेट से डील नहीं करती है। तो आप जब ध्यान रखेंगे इन 3 कमीशन के नाम, तो काफ़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे कवर। ना दोस्तों, अब सवाल की ओर लौटते हैं। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई थी। तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट की जब बात की जाएगी तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरकारिया कमीशन। वर्गीज कमीशन और चंद्रचूड़ ये माइनर कमीशन है। इंपॉर्टेंट आपको सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन, सेकेंड ARC कब आई, इन चीज़ों के बारे में आपको मेन ध्यान होना चाहिए, जिसे हम सेपरेटली कवर भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। टॉपिक है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार हमें देखने को मिले उनके विषय में ये सवाल है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि इनके फाउंडर नॉन इंडियन थे, यानी गैर भारतीय। दूसरा कहा जा रहा है कि आयरिश स्कॉलर मिस एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी हैं इनके समर्थक हिंदुइज्म के रिवाइवल की बात करते थे।
चौथा स्टेटमेंट है इट एडवोकेटेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडियाज़, यानी इन्होंने एडवोकेट किया रेशनल और साइंटिफिक अप्रोच अपनाने का जो कि वेस्टर्न आइडियाज़ पर आधारित थी। और पांचवा स्टेटमेंट है इट हेल्प पीपल टू ओवरकम द सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड, यानी जो लोगों के मन में जो फॉल्स प्राइड था इस चीज़ को लेकर के ओवरकम करने की जो आप कह लें प्रेरणा मिली इस सोसाइटी यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, 5 स्टेटमेंट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट्स, तो बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। अब मैं ऑप्शन प्रस्तुत कर रहा हूँ 1 and 3, 1, 3 and 4, 1, 3 and 5 या फिर सारे ही करेक्ट हैं। करेक्ट स्टेटमेंट ही आपको बताना था। ये इसका 4 स्टेटमेंट है और ये देखिए 5th स्टेटमेंट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी को कवर करते हैं। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की सबसे पहली बात आपको फाउंडर का नाम ध्यान होना चाहिए। सो 2 नॉन इंडियन फाउंडर देखने को मिलेंगे। पहली है मैडम HP ब्लावत्स्की और दूसरे हैं कर्नल TS ऑलकोट। ठीक है, ये 2 नाम आप ध्यान रखिए। ना ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये कहाँ पे स्थापित की जाती है, तो ओरिजिनली ईयर ध्यान रखिए, ईयर है 1875। 1875 में और भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं बट फिलहाल आपको ध्यान रखना है 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा? मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पे यह स्थापना होती है? क्या भारत के अंदर होती है? नहीं, न्यूयॉर्क सिटी में होती है, US के अंदर। ईयर कौन सा है? 1875। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑब्वियसली आप कह लें कि नॉन इंडियन के द्वारा स्थापित की गई, लेकिन 1875 में जो हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क के अंदर, इसे 1875 में ये तो ठीक है न्यूयॉर्क के अंदर स्थापित हुई, लेकिन 7 सालों के बाद 1882 में हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया जाता है और जो नया हेडक्वार्टर बनता है वो होता है अडियार। अडियार मद्रास के पास है, राइट। तो मद्रास में हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया जाता है 1882 में, और तभी से ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। नाउ बात करते हैं, हाँ तो ये तो 1882 की बात है, लेकिन जो असल पहचान मिलती है थियोसॉफिकल सोसाइटी को वो तब मिलती है जब एनी बिसेंट आकर के जुड़ती हैं। 1893 में एनी बिसेंट जुड़ती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से, एनी बिसेंट 1893 में भारत आती हैं और इसके बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं। तो इस वजह से एनी बिसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में स्थापित कब की जाती है? 1875 में। 1882 में हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है अडियार में। कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो US में, न्यूयॉर्क के अंदर। और अगर अब इनके आइडियाज़ की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया तो यही है कि ऑब्वियसली हिंदू बिलीव्स की एक्सेप्टेंस देखने को मिलती हैं, राइट। और री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है, प्रेयर, उसके बाद योग, संख्या, जो एंशियंट फिलोसॉफी हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा, राइट। और एक तरीके से हिंदू रेनेसा की बात की जाती है, पुनर्जागरण की बात की जाती है। रेनेसा स्पेलिंग देखिए, RENAISSANC, सही है। तो हिंदू रेनेसा की बात की जाती है। और जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, जो ऑब्वियसली आप जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ की कंसर्न जो निकल करके आ रहे थे सोशल रिफॉर्मर के द्वारा, वो ये था कि जो चाइल्ड मैरिज है इसे अपोज करना है, राइट। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबोलिश करना है, राइट। और विडोज़ के इम्प्रूवमेंट, विडोज़ के स्टेटस के इम्प्रूवमेंट की बात की जाएगी, रीमैरिज की बात की जाएगी, विडोज़ के रीमैरिज की। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, लेकिन इनसे भी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये, अगर आपने मेरे सोशल रिलीजियस मूवमेंट वाले वीडियोज़ को ध्यान से कवर किया है तो आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो 2 तरह के हैं। पहली है रिवाइवलिस्ट और दूसरी है रिफॉर्मिस्ट। अब ये जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होती हैं ये तो एंशियंट आइडियाज़, जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होती है इनका मानना होता है कि जो एंशियंट आइडियाज़ है वो बेहतर है, राइट। जबकि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का ये कहना होता है कि अभी जो बातें सही हैं, बस कुछ प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स करने हैं सोसाइटी के अंदर, या जो भी जिन तथ्यों पर ये बात कर रहे हैं उन चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। नाम में ही रिफॉर्मिस्ट है, राइट। लेकिन ये तो कंप्लीट रिवाइवल की बात करते हैं, कंप्लीट रिवाइवल। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी हैं ये नेचर में रिवाइवलिस्ट थी। रिवाइवलिस्ट क्यों थी? क्योंकि जो एंशियंट बिलीफ है, जो एंशियंट आइडियाज़ हैं, उन चीज़ों पर इनका जोर था। तो यही रीज़न है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये आप कह सकते हैं कि जो सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड है ये देने का काम कर रही थी, राइट। क्योंकि जो बैकवर्ड ट्रेडिशनल फिलोसॉफीज़ है कई बार उन पर भी एम्फेसिस दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। हालांकि कई सारे सोशल रिफॉर्म किए गए बट समहाउ आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड भी देखने को मिला।
ना अब इस सवाल की और बढ़ते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट में कहा गया फाउंडर नॉन इंडियन थे, तो ऑब्वियसली नाम आपको ध्यान है, मैडम ब्लावस्की, और दूसरे थे कर्नल ऑलकॉट। कौन सा ईयर था? 1875, ध्यान रखना है आपको ईयर। दूसरा देखिए, क्या आयरिश स्कॉलर एनी बिसेंट के द्वारा फाउंड किया गया? जी नहीं, फाउंड तो इनके द्वारा नहीं किया गया, ये बाद में आकर के जुड़ती हैं और काफ़ी पॉपुलर हो जाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। बट सेकंड गलत होगा क्योंकि कह दिया गया फाउंड किया गया था, तो सेकंड तो गलत है। एलिमिनेट करके देखते हैं क्या सेकंड एलिमिनेट करने से हमारा आंसर सही होता है। केवल एक में ही सेकंड था ना, बाकी ए बी सी तो है ही नहीं, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, इनके जो एडवोकेट्स थे ये रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये नेचर में रिवाइवलिस्ट थी और हिंदुइज्म के आइडियाज़ को रिवाइवल करने की बात इनके द्वारा की जाती है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, इट एडवोकेटेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडियाज़। ये बात बिल्कुल गलत है, वेस्टर्न आइडियाज़ नहीं बल्कि एंशियंट इंडियन आइडियाज़ पर जोर दिया जाता है, तो फोर्थ तो गलत है। पांचवा देखिए, इट हेल्प पीपल टू ओवरकम द सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड। नहीं, ये बात भी गलत है। इनफैक्ट तो अगर आप देखें तो सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड इंडियंस को देने का काम किया गया, सम आप कह सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा, तो इस वजह से ये फिफ्थ स्टेटमेंट भी गलत है। और ये जो सवाल मैंने फ्रेम किए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी कई सारे स्टेटमेंट मैंने इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रखना है, कोई किसी भी तरह की इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर दूँ, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है। आप अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाले टॉपिक को कवर करेंगे तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेचर भी इसी तरह का पूछा गया है, जो थोड़ा एनालाइजिंग होता है। आप समझ पाए कि जो सोसाइटी थी या जो मूवमेंट थी वो किस तरीके से काम करने का प्रयास कर रही थी। सो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है, इसे हम एलिमिनेट करेंगे और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 1 and 3 ओनली। एक और सोशो रिलीजियस मूवमेंट वाला सवाल कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है ये टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर पेपर के अंदर आपको इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। पहला स्टेटमेंट है द आर्य समाज मूवमेंट वाज रिफॉर्मिस्ट इन नेचर। दूसरा स्टेटमेंट है द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वाज सेटअप बाय दयानंद सरस्वती एट लाहौर इन 1875। और जो तीसरा स्टेटमेंट है द आर्य समाजिस्ट डिसरिगार्डेड दैट वेदास आर इनफॉलिबल। ये तीन स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। 3 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली या फिर नन। सो यहाँ पे आर्य समाज के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट थी वो दो तरीके की देखने को मिलती हैं, पहली तो रिवाइवलिस्ट और दूसरी रिफॉर्मिस्ट। तो जो आर्य समाज है ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। अभी आप समझ जाएंगे कि रिवाइवलिस्ट की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि आर्य समाज जो इंस्पिरेशन ली जाती है आर्य समाज के द्वारा वो होते हैं वेदास, राइट। तो वेदों की ओर लौटो, ये आपने जरूर सुना होगा, राइट। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया जाता है और काफ़ी फेमस ये अपने आप में ये वाक्य है। तो ध्यान रखना है आपको कि आर्य समाज रिवाइवलिस्ट होती है नेचर में। और फाउंडर का नाम तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, दयानंद सरस्वती। कब फाउंड की गई थी? ईयर इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर आपको ध्यान रखना है, वही ईयर है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला ईयर है, 1875। और जो आर्य समाज है ये स्थापित की गई थी, जो इनकी प्राइमरी यूनिट थी वो बॉम्बे थी, बाद में अगेन हेडक्वार्टर शिफ्ट करके लाहौर कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि स्टार्टिंग में जो हेडक्वार्टर थी या जहाँ पे फर्स्ट यूनिट स्थापित की गई थी वो बॉम्बे थी, बाद में ये शिफ्ट होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज कई बार स्टेटमेंट में पूछा गया है और बहुत सारे बुक्स में लाहौर दिया जाता है, बिकॉज सही बात है ये, बट स्टार्टिंग जो यूनिट है वो बॉम्बे में स्थापित हुई थी, बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया था। इस बात का ध्यान रखिए, राइट। और दयानंद सरस्वती के बारे में आपको जरूर पता होगा कि इन्होंने जो सबसे फेमस जो इनकी एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, राइट। और दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो था मूल शंकर, राइट। और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। तो आर्य समाज मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट नहीं थी, रिवाइवलिस्ट थी, तो ये तो गलत है। दूसरा, फर्स्ट आर्य समाज यूनिट क्या लाहौर में स्थापित की गई थी? नहीं, अभी हमने देखा बॉम्बे में, तो सेकंड भी गलत है। तीसरा कहा जा रहा है कि आर्य समाज डिसरिगार्डेड नहीं, इन्होंने तो यही बात ही कही थी कि वेदास आर इनफॉलिबल और वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, वेदों की ओर लौटो वाली बात कही गई थी। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CAPF का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट काफ़ी अच्छा मुझे ये क्वेश्चन लगा, पॉलिटी का। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये।
तो प्रियम्बल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी बात सही नहीं है, नोट पे जरूर फोकस करना है। पहला ऑप्शन है द टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली, यानी प्रारंभ में हमारी जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, इनमें ये वर्ड देखने को नहीं मिलते थे, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा जो ऑप्शन है प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल में शामिल है, राइट। और तीसरा कहा जा रहा है द बाय इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी प्रियम्बल एनफोर्सिएबल नहीं होती। और जो चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि प्रियम्बल को नहीं माना जा सकता, क्या नहीं माना जा सकता, लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती प्रियम्बल की जब लैंग्वेज एम्बिगुअस हो। लैंग्वेज एम्बिगुअस होने का मतलब ये है कि कई बार किसी वाक्य के दो या दो से ज़्यादा अर्थ निकल सकते हैं, तो उस अर्थ की सही पहचान करने के लिए प्रियम्बल का यूज नहीं किया जा सकता, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है। दोस्तों प्रियम्बल पर हमने सेपरेट डिस्कशन किया है, आई थिंक 2 या 3 वीडियोस हमने कवर किए हैं। स्टार्टिंग में हमने बहुत बेसिक समझा, फिर कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, और मैंने आपको बताया भी था कि प्रियम्बल भले ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रियम्बल से देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो डी जो है वो बिल्कुल नॉट करेक्ट है। क्यों नॉट करेक्ट है? इस कैन नॉट के कारण नॉट करेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया है कि प्रियम्बल को माना जा सकता है ऑब्वियसली लीगल इंटरप्रिटेशन के दौरान जब लैंग्वेज एम्बिगुअस हो। बाकी के जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑब्वियसली हमारे प्रियम्बल में ओरिजिनली नहीं था। और आप ये बताइए कॉमेंट करके कि हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। अगर अमेंड किया जा सकता है तो क्या अभी तक हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट देखने को मिली है? अगर देखने को मिली है तो उस अमेंडमेंट कौन सी अमेंडमेंट थी वो ये बताइए, और कौन कौन से वर्ड इंक्लूड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में इस अमेंडमेंट के दौरान। तो ये है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में ये वर्ड्स नहीं थे। दूसरा देखिए प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन को लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आई थी। तो देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या है इस ऑप्शन का। सबसे पहले अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, आपको याद होगा हाल ही में हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर पर कई सारे बैकग्राउंड की बातें मैंने नहीं बताई है, मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट लेक्चर लूँ, बट आई थिंक वो 1.5-2 घंटे का एटलीस्ट होगा, बिकॉज कई सारी बातें हैं। अगर आप समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को तो एक काफ़ी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे इंडियन पॉलिटी को लेकर के। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम ब्रीफ में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केशवानंद भारती जजमेंट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, और हमारे संविधान में ये चीज़ मेंशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में, और ये ऑब्वियसली 1973 के बाद से एप्लीकेबल है। और बेसिक स्ट्रक्चर में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो हमारे संविधान के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है। शर्त यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ना आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो ये अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं, जैसे सेक्युलर कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और भी कई सारे हमने डिस्कस किए थे। आप नाम बताइए कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं। ना आप समझ गए होंगे इसका मतलब प्रियम्बल में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आपको प्रियम्बल ध्यान है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से जजमेंट के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट शामिल हैं। ऑब्वियसली सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, ना कि किसी अन्य अथॉरिटी की। और दूसरा विधि का शासन, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सेक्युलर कैरेक्टर है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ना आपको ध्यान आ गया होगा कि ये वर्ड्स तो हमारे प्रियम्बल के अंदर भी हैं। सो इस तरीके से ये बात भी सही थी। इसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन क्लाइमेटिक कंडीशन पर ये क्वेश्चन है। कोपेन हैज़ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर द क्लाइमेट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो देखिए कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और सारे क्लाइमेटिक कंडीशन को याद करने के तरीके भी आपको समझा दिए हैं, और ये नाम किस तरीके से हुआ इसके पीछे भी जो लॉजिक है ये भी क्लियर कर दिया है।
तो ये इन सभी वीडियोस को देखिए। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाले, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप उन वीडियोस में देखेंगे ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं और एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो उन वीडियोज़ का आप जरूर लाभ लें, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देंगे। ये टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया है। सो ये NCERT की इमेज है, हमने इसी इमेज के माध्यम से याद भी रखा था। BWHW आपको याद होगा, बहुत बार में वेस्ट, ऐसे करके हमने कुछ ट्रिक वगैरह भी बनाए थे। और नॉर्थ इंडिया के लिए देखिए CWG यानी मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर देखने को मिलेगा। इस तरीके से साउथ इंडिया का, उसके बाद मॉनसून विथ ड्राई सीजन, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको नहीं याद है कोपेन क्लासिफिकेशन, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? CWG। बाकी सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही सवाल रखते हैं। आने वाले सेट में, इसी सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कई सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को, और मैं क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लूँगा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और इस तरीके से हमारा आगे का डिस्कशन होगा। सो जितने टॉपिक्स हमने कवर किए, अगर आपको इनके बारे में ज़रा भी डाउट है तो उन वीडियोस को आप ज़रूर रेफ़र करें। सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।